सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम जानेंगे कि ब्लड में यानी रक्त में यानी खून में क्या क्या चीज होता है। तो खून में मेनली दो ही चीज होता है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव वाला भाग होता है ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, ये मात्र 45% होता है। कभी कभी आप 40% भी कहीं कहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब निर्जीव की बात करें तो होता है रक्त प्लाज्मा। क्या? रक्त प्लाज्मा, पानी जैसा चीज। ये होता है कितना? 55%। अगर इधर 40 तो इधर 60 कर लीजिएगा और इधर 45 तो इधर 55। अलग अलग किताब में अलग अलग डेटा मिलेगा, दोनों मोटा मोटी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ब्लड सेल्स क्या होता है। तो ब्लड सेल्स में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो आप जानते ही हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसी का अलग नाम है इरिथ्रोसाइट्स। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स सबसे अधिक होता है, 99%। आरबीसी सबसे अधिक होता है। अब यही कारण है कि ब्लड लाल रंग का होता है, क्योंकि 99% तो यही है। अब बाकी 1% में ये दोनों है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, समझ लीजिए। अच्छा, आरबीसी रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आयरन होता है। आयरन रेड कलर होने के कारण ब्लड रेड होता है। तो इसी का अलग नाम है इरिथ्रोसाइट्स। अब है डब्ल्यूबीसी, ये होता है 0.2%। कितना? 0.2%। इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। बउआ एक गो है, नाम अलग अलग है, ठीक है। इसी का नाम है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसी का नाम है ल्यूकोसाइट। कौन साइट? ल्यूकोसाइट। ये है प्लेटलेट्स, ये पाया जाता है 0.8%। कितना? 0.8%, मतलब डब्ल्यूबीसी से थोड़ा सा अधिक, लेकिन सबसे ज्यादा आरबीसी। अच्छा, प्लेटलेट्स को ही हम लोग कहते हैं बिम्बाणु, हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, है ना। और इसी का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। तो पहले जान लीजिए, आरबीसी मतलब ब्लड सेल्स 3 तरह के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी कितना? 99%, डब्ल्यूबीसी कितना? 0.2%, और प्लेटलेट्स कितना? 0.8%, ठीक है। इसी का आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं इधर ब्लड प्लाज्मा में। देखिए, प्लाज्मा समझना बहुत ही आसान है। अगर सेल्स को अलग कर दीजिए तो जो बचता है वो प्लाज्मा है। अब ऐसा समझिए, अगर कभी ब्लड जांच करवाने जाइएगा, या कभी ब्लड अगर आपका ज़्यादा निकल जाए, कहीं से कट उठ जाए और जमा एक जगह कर लिया, तो देखिए कि ब्लड जम गया और पानी अलग हो गया, ब्लड अलग हो गया, ठीक है। तो प्लाज्मा वही चीज़ है। क्या है? प्लाज्मा वही चीज़ है। जो ब्लड सेल्स के अलावा जो भी चीज़ है वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। तो रक्त प्लाज्मा पाया जाता है 55 से 60%। कितना? 55 से 60%। ब्लड प्लाज्मा में मेनली जल होता है, वाटर। कितना? 90%। 90% होता है वाटर, है ना। उसके बाद प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, बिलिरुबिन। क्या क्या? प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, बिलिरुबिन। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि ग्लूकोज लेवल कितना होगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो हो जाएगा डायबिटीज। तो जब डॉक्टर के पास जाइएगा जांच कराने, जांच घर में, और यदि आपका रिपोर्ट निकाल कर के दे वो कि 80 से 120 mg है, मतलब 100 ml ब्लड में, ब्लड आपका 100 ml ना निकालेगा थोड़ा सा ही, 5 ml से कम ही, ठीक है। ये एक सिरिंज होता है 5 ml का, तो 5 ml या उससे कम ही निकालेगा। हालांकि अब तो डिजिटल आ गया, खाली थोड़ा सा सुई भोंकेगा, एक बूंद भी ब्लड उससे भी कम चाहिए, डिजिटली पता चल जाता है। लेकिन मैनुअली में एक सिरिंज खून निकालना पड़ता है। तो ग्लूकोज लेवल प्लाज्मा में 80 से 120 mg है, तब तो ठीक है। अच्छा, अगर उपवास किए हुए हैं, भगवान के नाम पर सहे हुए, अपने शरीर को कष्ट दिए हुए हैं कि भगवान ने बेड़ा पार लगाएंगे, आप अपने ऊपर तो भरोसा है नहीं, तो उस कंडीशन में चूंकि उस दिन खाना खाइएगा नहीं तो ग्लूकोज मिलेगा कहाँ से, है?
तो उपवास में 70 से 100 mg हो जाता है, मतलब कम हो जाता है ना। या फिर फास्टिंग में डॉक्टर दो तरह के आपको कहेगा कि एक होता है रैंडम, मतलब डॉक्टर दो तरह से आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करता है, एक होता है रैंडम और एक होता है फास्टिंग। तो फास्टिंग वाला होता है 70 से 100 mg, है ना, 70 से 100 फास्टिंग वाला। लेकिन रैंडम यानी कि खा पी करके कखनियों पहुंच गए हो गए जरा शुगर चेक कर दो, तो वैसा कंडीशन में होगा 80 से 120 mg। फास्टिंग में कितना, 70 से 100, और रैंडम में 80 से 120 mg। तो अगर इसके बीच है तो मामला आपका ठीक है, और नहीं तो समझिए कि अगर इससे बढ़ा तो आप डायबिटिक हो गए, मतलब क्या, चीनिया रोग हो गया। अच्छा, चीनिया रोग होता कैसे है? देखिए, शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पैनक्रियाज। क्या नाम है? पैनक्रियाज। शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में एक सेल है बीटा सेल। वो बीटा सेल पाया जाता है, बेटा सेल ना समझ लीजिएगा कि बेटा सेल, हम कहें अल्फा बीटा गामा वाला बीटा, ठीक है। तो बीटा सेल होता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में भी एक जगह होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, नाम है जरा सा बड़ा का, क्या, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में होता है अल्फा बीटा गामा, तीन तरह का सेल। उसमें बीटा सेल का काम है इंसुलिन सिक्रीशन करना। इंसुलिन कुछ नहीं, एक केमिकल है, हार्मोन है, ठीक है। वो क्या करता है कि जब आप खाना खाते हैं, चीनी खाते हैं, तो शरीर क्या करता है कि खाना में से ग्लूकोज को खींच लेता है, हाथ में से ग्लूकोज को खींच लेता है। अब वो ग्लूकोज को ये क्या करता है, इंसुलिन, पैनक्रियाज से निकला इंसुलिन, और उसको कहता है कि ये ग्लूकोज में तू रहेगा ना तो हो जाएगा चीनिया रोग। उसको क्या करता है कि ग्लूकागोन में बदल देता है। ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लूकागोन में, और उसको लीवर में स्टोर कर लेता है। कहाँ? लीवर में। सब ध्यान रखिएगा, सब पूछता है। जैसे ही आंत से, अंतड़ी से, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज चूसा, इधर से पैनक्रियाज से निकला कौन चीज? इंसुलिन। वो क्या किया कि ग्लूकोज को ग्लूकागोन में बदल करके और लीवर में स्टोर कर दिया। लीवर में स्टोर कर दिया तब ठीक है। यही बीटा सेल क्या होता है, कोई कोई के डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इंसुलिन निकलता नहीं है पैनक्रियाज से। अब इंसुलिन निकलवे न करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज ग्लूकोजे में है, शरीर में घूम रहा है। ल चीनी जैसे गया था पेट में, वैसे चीनी का चीनी रह गया। अब उसको जाना चाहिए था स्टोर होकर के ग्लूकागोन के रूप में लीवर में, लेकिन वो तो गया नहीं। अब बताइए, जब ग्लूकोज ग्लूकोजे में है तो क्या होता है कि चीनिया ग्लूकागोन में बदल दिया तब तो ठीक है। जब आपको जरूरत है, आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तब वो एनर्जी में आपको एनर्जी देता है। लेकिन ग्लूकोज के रूप में कोई एनर्जी नहीं देता है। तो खूब चीनी खा भी लीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि कुछ कोई एनर्जी ये नहीं है। इसलिए कि शरीर डायरेक्ट ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज शरीर डायरेक्ट इससे एनर्जी नहीं लेता है, वो ग्लूकागोन से लेता है। किससे? ग्लूकागोन से, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये है क्या? ग्लूकोज। अब है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल से होता है हार्ट अटैक। ज़्यादा कोलेस्टेरॉल शरीर में हो गया तो क्या करता है कि जो आपका धमनी है, उसको, जो चौड़ाई है धमनी का, जो चौड़ाई है मान लेते हैं इतना, तो उसको क्या करता है, जम जाता है घी नियन। क्या? जम जाता है। और घी नियन जम जाता है, जो चौड़ाई है छोटा हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा। तो क्या होता है कि अब बेचारा का खून जाना चाहिए था जितना, जाइए नहीं रहा है, जाइए नहीं रहा है। तो यही है कोलेस्ट्रॉल। ये वाला लेवल बढ़ गया तो आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ये अगर लेवल 150 से 250 mg के बीच है तब तो ठीक है, और इससे ज़्यादा है तब तो समय से पहले लदे के टाइम है, ठीक है। इसीलिए घी तेल उतना ही खाइए जितना ज़रूरत है। मीट मांस मछली उतना ही खाइए। इनके लेदा है इतना फेंकले है और खूब खा रहे हैं, थोड़ा मेंटेन किया, खाइए तो फिर उतना दौड़िए, पसीना निकालिए। इनके खाली खैले जा रहे हैं, खैले जा रहे हैं। ल शरीर है कि कबाड़ा के घर है, मतलब शरीर को मंदिर रहने दीजिए। देखिए आगे है यूरिया। ये 18 से 30 mg तक है तब तो ठीक है।
अगर इसके से ज़्यादा बढ़ा तब आपको हो जाएगा गठिया। क्या हो जाएगा? गठिया। यूरिया 18 से 30 mg के बीच होना चाहिए, इससे अधिक है तो मामला गड़बड़ है। ये सब ब्लड जांच जब करवाइएगा तो प्लाज्मा से ही टेस्ट होता है। आप जानते हैं जब ब्लड जांच कराइएगा ना तो आपका ब्लडवा ले करके सिरिंज में वो भायल में वो भायल में मतलब रखे वाला परख नली में रख देता है जमने के लिए। जब आपका ब्लड जम जाता है तब क्या करता है डॉक्टर लोग के ऊपर पानी हो जाता है और नीचे जो इरिथ्रोसाइट्स वगैरह जम के नीचे बैठ जाता है, वो खाली पनिया से आपका टेस्ट करता है और बाकी चीज़ फेंक देता है। बहुत लोग के तो दिमाग में रहता है ना कि इतना डॉक्टर साहब धर के पिचकारी में खींच लिए इतना खून, लगते हैं इन्हें उन्हें बेचते होंगे। डॉक्टर साहब बेचते उचते नहीं है, डॉक्टर साहब खींच लिए और बाकी जो नहीं इस्तेमाल होता वो फेंका जाता है। समझ रहे बात को? तुरंत खूनवा जम जाता है तो डॉक्टर साहब काहे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन खून नहीं जमने का भी एक केमिकल होता है, वो डॉक्टर साहब इस्तेमाल करने के लिए नहीं वो उसको डालते हैं, उसका नाम EDTA है, जिसको डाल देने से क्या होता है खून जल्दी जमता नहीं है। लेकिन कुछ जांच ऐसा है कि जो कि ब्लड सेल्स जरूरी है, जैसे मान लेते हैं कि RBC का काउंटिंग करना है कितना RBC है तो उसमें नहीं जमने देना चाहिए। हीमोग्लोबिन का पता लगाना है कितना हीमोग्लोबिन है तो उसमें नहीं जमने दिया जाता है। तो ये नहीं कि डॉक्टर साहब एक खींच लिए एक सिरिंज, तो इसका मतलब ये नहीं मालूम चल रहा है कि आपके खून में बेचे में लगे हुए हैं। एक सिरिंज में तो लगे देंगे उनका घर भर जाते। ठीक है, चलिए तो ये यूरिया समझ गए। यूरिया अधिक होगा, मीट मांस मछली खाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका लेवल बढ़ जाता है यूरिया का। ठीक है, तो सोच समझ के खाइएगा और खाइए तो फिर पानी खूब पीजिए। खा रहे हैं इतना, पानी पी रहे हैं इतना, तो मालूम चल रहा है ल समूचे देह में दर्द हो ले। कहिए ना हम तो हेतना हेतना खा गए, मुर्गा चिवा गए, मुर्गा का टांग, लेकिन तैयो शरीर में कमजोरी है। कमजोरी ओकरा से है, कमजोरी तो आपका अनबैलेंसिंग सिस्टम से है। चलिए देखिए आगे है बिलिरुबिन। क्या है? बिलिरुबिन। ये वाला अगर 0.5 से 1.5 mg तक है तब तो ठीक है, आप बल्ले बल्ले डांस करते रहिएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ा तो शरीर हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा? पीला, क्योंकि इसका कलर होता है बिलिरुबिन का पीला, और यही है पीलिया रोग। क्या है? पीलिया रोग। और इसी को कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं? जॉन्डिस। और डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहेगा कि हेपेटाइटिस हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है। जॉन्डिस को ही हेपेटाइटिस कहते हैं क्योंकि लीवर का रोग है। इसका निर्माण होता है लीवर में। कहाँ? यकृत में, लीवर में। लेकिन यहाँ से निकल के और संग्रह मतलब जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। ठीक है, तो यकृत में से रिलीज हुआ, निकला और पित्ताशय में जमा हो गया। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि ये वाला बिलिरुबिन निर्माण अधिक होने लगता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जान लीजिए हेपेटाइटिस वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। अब हेपेटाइटिस का टीका वगैरह भी आ गया। टीका मतलब ये नहीं समझिए कि टीका यहाँ ले लिए, टीका मतलब जो सुइया भोंकवाते हैं ना, जैसे अभी कोरोना के सुइया इसे भोंकवा रहे होंगे तो वो वाला टीका की बात कर रहे हैं। तो अब टीका आ गया मतलब वैक्सीन आ गया, ले लीजिएगा तो कभी हेपेटाइटिस वगैरह नहीं होगा। तो ये वाला जो है बिलिरुबिन शरीर पीला पड़ जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर किसको होता है? जो पूरा एकदम धर के ढकाढक पीने वाला है ना, उसको ही होगा। काहे कि लीवरे का फंक्शन चौपट हो जाता है। लीवर कहता है कि अरे हम तो दारू पचावें कि हम ही पचावें, हम ये काम करें। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन है। क्या है? बिलिरुबिन है। ये हम अभी जितना बताए ना ये सब 100 ml ब्लड पर है, मतलब 100 ml ब्लड लिया जाए तो इतना mg होना चाहिए। अब थोड़ा सा जानते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में। बहुत लोग जो है ना सोचते हैं ब्लड डोनेट करेंगे ना तो अब हमारा बड़ी कमजोरी छा जाएगा। अरे बुढ़वा कैसे ही नहीं खाएगा पिएगा तो कमजोरी छा जाएगा। ठीक है, और जो ब्लड डोनेट करेगा उसको बहुत उसके लिए फायदेमंद भी है। कैसे बाद में बताएंगे, पहले ये जानिए। मानव शरीर में 7% ब्लड होता है टोटल बॉडी वेट के। मान लेते हैं कि हम नहीं, आप मान लेते हैं 100 kg के हैं तो 7 किलो ब्लड रहेगा आपके शरीर में। समझ रहे बात को? 7% ब्लड होता है टोटल वेट का। अगर आपका वजन 100 kg है तो 7% है। ठीक है, हालांकि 100 kg वाला बहुत कम लोग होंगे। आप लोग जब नौकरी वोकरी लग जाएगा ना तो आराम से
कुर्सी पर बैठ के खाइए पीजिएगा तो 100 का 150 200 हो जाएगा। गाँव में कौन पहलवान होता है, मतलब पहलवान टाइप बन जाएगा, लगेगा कि हाँ हाथी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए रक्तदान के समय आपसे पूरा खून नहीं खींच लिया जाता है, 350 ml ब्लड लिया जाता है। आप ब्लड डोनेट करने जाइएगा तो एक पाउच रहता है, उसमें 350 ml ब्लड लिया जाता है और उसको 1 यूनिट कहते हैं। क्या? 1 यूनिट, मतलब एक आदमी डोनेट किया तो उसको 1 यूनिट कहते हैं। ऐसे ही इसका यूनिट है पीट। क्या है? पीट, मतलब 1 यूनिट आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको 1 यूनिट की जगह डॉक्टर लोग बोलेंगे कि 1 पीट है। क्या? 1 पीट है। 1 पेटी नहीं, पेटी बक्सा होता है, 1 पीट। जैसे मीटर होता है ना, 1 मीटर 2 मीटर, तो वैसे ब्लड 1 पीट, मतलब 350 ml आप दिए तो 1 पीट है। ठीक है, 14 दिन के अंदर हमारा शरीर जितना ब्लड डोनेट किए हैं, ऐसे तो सप्ताह भर में से भी कम समय में बना लेता है, लेकिन 14 दिन के बाद आप फिर से ब्लड डोनेट करने योग्य हो जाते हैं। सप्ताह भर के अंदर जो आपका 350 ml लिया गया ब्लड, वो बहुत जल्दी शरीर बना लेता है और फिर 14 दिन के बाद फिर से डोनेट कर सकते हैं। क्या मजा है, देते रहिए। ठीक है, कभी भी जीवन में अगर किसी को एकाएक बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाए तो पीछे नहीं हटिएगा, आप मरने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर 350 ml ब्लड से किसी की जिंदगी बच जा रही है तो सोचिए जब अगर कभी किडनी डोनेट करने वाली आ जाएगी तब क्या होगा। तो कम से कम कभी भी जीवन में अगर ब्लड डोनेट करने की बात आ जाए तो सबसे आगे वाला लाइन में रहिएगा, सबसे फर्स्ट, क्योंकि किसी की जिंदगी आप बचाइएगा। ठीक है, चलिए, रक्तदान के लिए न्यूनतम वजन, कम से कम वजन अगर आप पुरुष हैं तो 50 kg होना चाहिए। ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका वजन ही किया जाता है। अब मान लेते हैं सिकसिकिया पहलवान, अगरबत्ती छाप पहलवान है, अगरबत्ती छाप पहलवान खून में निकाल लेगा, वो हो जाएगा सिक छाप पहलवान। ठीक है, तो इसीलिए वजन किया जाता है, कम से कम 50 kg होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाथी भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 50 से ऊपर 100 150 जितना kg के रहिए, लेकिन मापा जाता है आपका हार्ट बीट वगैरह सब, कि कहीं आपको हार्ट का बीमारी वगैरह तो नहीं ना है। तो ढेर लोग के ना ऐसे सिरिंज में देख के लोग बेहोश हो जाता है, हो गया। ठीक है, का ब्लड डोनेट के का दुनिया में जे का करे आया समझ में नहीं आता है। सिरिंज देख के ढेर लोग तो हो गया है बड़का बड़का, मतलब ढेर बड़ा बड़ा उम्र वाला। हमारा सिरिंज से बड़ा डर लगता है, बा बुढ़बा कहीं के, समूचे दुनिया में इतना कष्ट भरेगा सिरिंज से डर लगी थी। महिला लोग के लिए कितना वजन चाहिए? 45 kg, मतलब 45 kg कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा हाथी छाप पहलवान भी हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम 45 kg वजन है तो डोनेट जाके खुशी खुशी कर सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब हम हूँ आए हैं, हम भी डोनेट करेंगे। ठीक है, आयु कम से कम होना चाहिए 21 साल से 60 साल का। ब्लड डोनेट करने वाले की आयु 21 साल से नीचे है तब ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, 60 साल से ज़्यादा है तो बचल कौन चीज़ है कि डोनेट करेगा। तो 21 से 60 के बीच जिसका आयु है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्लड डोनेशन के फायदा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और लगे रहिए अपने मिशन में।